स्टैंड बदलता रहा तो मॉनसून सत्र में क्या स्टैंड रहेगा कांग्रेस का? देखिए चारुल जी, सबसे पहले तो दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी के, एक बीकानेर से एक अजमेर से हैं। आप जयपुर के और यदि विधायक किसी को बैठाते तो सत्र से संबंधित बातें भी बताता। लेकिन हाँ, राजस्थान में दो ही सत्र होते हैं, एक बजट सत्र होता है, एक दूसरा अल्पकालीन सत्र जो अब आने वाला है। इसको मानसून सत्र तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे यहाँ तीसरा सत्र नहीं होता, केवल दो ही सत्र होते हैं। और ये बात अभी विधानसभा अध्यक्ष ने खुद ने कहा कि देखिएगा कि 180 दिन बाद, मतलब 6 महीने बाद विधानसभा का दूसरा सत्र होना आवश्यक है, और वो निश्चित तौर पर 3 सितंबर से पहले पहले आयोजित होना है। अब ये मान के चल रहे हैं कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में विधानसभा का सत्र होगा। विधानसभा के सत्र में निश्चित तौर पर सामान्य नागरिक संहिता अधिनियम, यदि देखिए वो लाने की तैयारी हो रही है, चर्चा भी हो रही है, आप जन सुनवाई भी हो रही है, मसौदा तैयार हो गया तो इसको रखा जाएगा। अब पारित होगा नहीं होगा ये तो परिस्थितियां क्लियर करेगी। लेकिन हाँ, हमारा राज्य चौथा राज्य बनेगा जिसकी, देखिएगा उत्तराखंड पहला है, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा आसाम, और चौथा हम बनेंगे। तो अब ये बात सही कि इस तरह का ये कानून आ सकता है। और जो पर्वत समिति को जो भू जल संरक्षण कानून सौंपा गया था, सहकारिता से जुड़े हुए सौंपे गए थे, वो सदन में वापस रखे जा सकते हैं। जो अध्यादेश लागू हुए वो विधेयक के रूप में आते हैं। हाँ, कांग्रेस समर्थन सही तरीके से बहस करेगी तो कुछ रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि बहुमत के आधार पर पारित तो होंगे कानून तो। और देखिएगा कम समय में अधिक पास हो जाते हैं कानून, बिना विचार विमर्श के कांग्रेस विरोध करेगी, वॉकआउट कर जाएगी, और सरकार अपने शोर शराबे के बीच में कैसे भी अपने विधेयक पारित करा लेगी। हाँ, मौजूदा स्थिति में अभी यमुना जल समझौता हुआ है, मुख्यमंत्री जी चाहेंगे कि उसका मसौदा विपक्ष उठाए, या हाँ वो खुद अपनी उपलब्धियों के आधार पर रखें और बताएं कि हम किस प्रकार से समझौता करके आए और किस तरह से होने वाला है। ये चुनाव से पहले, देखिए पंचायतें और शहरी निकाय से चुनाव से पहले सत्र हो रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहेगी कि हम तो चुनाव कराने की स्थिति में है। अब सितंबर माह में भी चुनाव संभावित है शहरी निकाय के, जिस प्रकार से कहा जा रहा है पंचायतों के 4 चरणों में चुनाव होंगे तो उसका टाइम लंबा होगा। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये सत्र हंगामेदार भी होगा। और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके एजेंडे को तय करेंगे कि भाई आप आओ, अपनी बात भी रखो, अपनी बात कहो। तो ये सारी बातें अच्छी हो सकती है। धर्मांतर विरोधी बिल भी है, कोचिंग रेगुलेशन वाला है, ये सब कानून व्यवस्था को लेकर के भी एक दिन चर्चा हो सकती है, जिसमें बिजली भी ला सकते हैं, या बाकी चीजें। जो बाढ़ की स्थिति तो अभी बनी नहीं है, बाढ़ अगर हालत खराब होती है तो बाढ़ वाली बात को भी चर्चा की जा सकती है। तो हाँ, विधानसभा का अल्पकालीन सत्र है, हंगामेदार होगा। विपक्ष अपनी कोशिश करेगा कि वो सरकार के सामने अपनी बातें रखेंगे, और सरकार भी चाहेगी कि उनकी उपलब्धियों को किस प्रकार से रखा जाए और उनका जो एजेंडा है, बिल है, वो कैसे पारित हो। ये रणनीति के तहत मुख्यमंत्री जी चाहेंगे कि विपक्ष को साथ लें। अगर विपक्ष साथ नहीं दे, शोर शराबा करे, तो हम अपनी बात रख करके बिल पारित करा लें। ये बहुत छोटा सत्र होगा लेकिन हंगामेदार हो सकता है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से विधायक दल की, दोनों विधायक दल की बैठकें होंगी तो उसमें तय करेंगे कि रणनीति किस प्रकार की होगी। 5 या 7 दिन का ये सत्र होगा, जिसमें 2 छुट्टी आ जाएगी, तो 4 या 4 दिन 4 बैठकें होगी, जिसमें ये बिल भी पारित होने और सारी बातें भी आएगी। तो जिस प्रकार से माहौल है, उससे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अपनी उपलब्धियों को बताने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। यमुना जल सत्ता, और अभी जाकर के दिल्ली जाकर के जिस प्रकार से वो राम जल सेतु के अंदर किस तरह की बात करके आए हैं, या जयपुर में मेट्रो सेकंड का प्रधानमंत्री जी ने रिफाइनरी का किया, वो बड़ी उपलब्धियों वाला बात कहकर के मुख्यमंत्री जी, हमने इतनी बड़ी उपलब्धि करने के बाद भी आप विरोध कर रहे तो करो, कोई बात नहीं, क्योंकि विरोध करने का विरोध तो कांग्रेस के पास अधिकार है, उसको करना भी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये सत्र, देखिए सरकार को उपलब्धियां बताने का और अपने बिल पारित कराने का सीमित समय में अधिक से अधिक उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा वो करेंगे। और विपक्ष हंगामे करके कोशिश करेगा कि सरकार की उपलब्धियों के बजाय वो अपनी चीजें किस तरह से रखेगा। हाँ, उनकी चीजें रखें और बताएं कि वो कमियां किस प्रकार की है। तो ये सत्र तो बड़ा अच्छा होगा, सरकार उपलब्धियां बताएगी और विपक्ष कोशिश करेगा कि वो अपनी चीजों को रख करके अपना करे, जनता को फिलहाल बताने का देखिए अब प्रयास इसके करे। राजनीतिक मायने क्या और रहने वाले हैं। राजीव जैन जी भी हमारे साथ हैं। राजीव जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही कहा जा सकता है कि तरकश में बहुत सारे तीर हैं। सियासी मुद्दे इस बार ज्यादा हावी रहने वाले हैं, या फिर शह मात का खेल जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा?
देखिए चारुल जी, ये मानसून सत्र वैसे बहुत छोटा होता है और सरकार की उपलब्धियों की बात अभी भाजपा प्रवक्ता राजपुरोहित जी ने बताई और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कांग्रेस की स्थिति बताई। लेकिन जो जनहित के मुद्दे हैं, विपक्ष के पास बहुत मुद्दे हैं। सरकार भी अपने यमुना जल और जो दूसरे मुद्दे अभी हाल में सोल्व करके आए मुख्यमंत्री जी, वो उनका मतलब बताएंगे, जो सत्ता पक्ष उनका गुणगान करेगा। लेकिन मैं जनहित के मुद्दों पे आता हूँ। जनहित के मुद्दे उठाने का बड़ा मौका कांग्रेस को मिलेगा। इसमें जैसे आज प्रदेश में कितनी प्रसूताओं की मौत हुई, कितने अस्पतालों में मौत हो रही है, ये स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे राजस्थान की मतलब बेपटरी हो गई है। यदि विपक्ष उसको दमदार तरीके से उठाए और सरकार को घेरे तो निश्चित तौर पर जनता का हित होगा। तो इस तरीके के जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे हैं, उन पे सरकार को घेरे, क्योंकि स्थितियां तो बहुत विकट है। बरसात का जो रिपोर्टें आ रही हैं कि इस बार बहुत कम बारिश होगी, तो स्थितियां क्या बनेगी राजस्थान में, पानी और बिजली की तो समस्या खड़ी हो जानी है। तो सरकार पे उसको तैयारी के लिए बाध्य करे विपक्ष, क्योंकि अब सरकार के पास भी अब कोई बचाव का वो नहीं है, क्योंकि सरकार को भी बने 3 साल करीब पूरे हो जाएंगे, आने वाले 2 साल ही बचेंगे, तो लास्ट का साल तो चुनावी साल हो जाता है। तो सरकार ने क्या उपलब्धियां हासिल की, कोई आधारभूत ढांचा तैयार हुआ या नहीं हुआ, ये एक अलग बात है। उद्घाटन खूब हुए, रिफाइनरी में आग का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष चाहे तो उसको उस मामले पे घेर सकता है। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के स्टाफ में से जो लोग हटाए गए हैं, उनका कुछ राजस्थान से कनेक्शन सामने आ रहा है। तो विपक्ष के पास बहुत मुद्दे हो सकते हैं जनहित के मुद्दों पर। जब शिक्षा और स्वास्थ्य में तो जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि जो एक के बाद एक राजस्थान के शहरों में प्रसूताओं की मौत हो रही है, और जो स्वास्थ्य मंत्री को बुला के केंद्रीय इनके आला कमान भाजपा ने उससे भी स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या स्थिति हो रही है राजस्थान में, सरकारी अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा, स्वास्थ्य, अभी तबादलों में जो धांधलेबाजी हो रही है या जो भी चीजें असंतोष लोगों में, कर्मचारियों में पनप रहा है, उन चीजों को यदि विपक्ष उठाए, सरकार को बाध्य करे कि सही नीतियों पे चले, तो निश्चित तौर पर जनहित में कोई काम होंगे। सियासी तो ठीक है, जैसे अभी श्याम जी ने कहा कि हंगामेदार होगा, तो निश्चित तौर पर हंगामा होगा, क्योंकि अब सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है। सरकार अब पिछली सरकारों पर तो वो टाल नहीं सकती कि उस वजह से ऐसा हुआ, उनके शासन में ऐसा हुआ। उनके शासन में हुआ तो जनता ने उनको सजा दे दी, उनको सत्ता से बाहर कर दिया। लोकतंत्र में तो यही एक पैमाना होता है कि सत्ता से बाहर कर दिया, आपको सत्ता में बैठाया कि व्यवस्थाएं सुधारने के लिए, तो व्यवस्थाएं कितनी सुधरी उसका जवाब तलब यदि विपक्ष करता है, तो विपक्ष अपनी भूमिका को एक सार्थक रूप से निभा सकता है। तो ये एक संवाद का मंच है। आखिरकार जनता के हित के जो मुद्दे हैं उनका समाधान होना चाहिए इस मंच पर। ये एक चीजें हों, दोनों पक्ष यदि इन चीजों को समन्वय से, संवाद से हल करें, तो जनता का हित होगा। जी ठीक है प्रियदर्शी जी, अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि सरकार जब किसी चीज को लेकर चर्चा करती है तो फिर सदन से विपक्ष वॉकआउट कर देता है। जनता के मुद्दे उठाने के लिए ये मंच होता है, जिस तरह से अभी जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी बता रहे हैं। तो ऐसे में वॉकआउट करना कहाँ से आपको जायज नजर आता है, कैसे न्याय संगत नजर आता है? देखिए चारुल जी, कांग्रेस पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष से सबसे पहले तो यही उम्मीद होगी और ये अनुरोध भी होगा कि सदन के अंदर जो हमारे साथ के अंदर जो एक तरफा व्यवहार किया जाता है, कांग्रेस के नेता जब बोलते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है, उनको कम समय दिया जाता है, और सरकार के मंत्री और विधायक बाएं चलते हैं, व्यवधान पैदा करते हैं और ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि सदन नहीं चलने दिया जाए, ताकि जिन मुद्दों पे उनसे सवाल पूछा जो विपक्ष पूछना चाहता है वो उससे मिसगाइड करना चाहते हैं और एक झूठा माहौल तैयार करना चाहते हैं। तो हमसे सबसे पहली चीज तो हम सदन के अंदर सकारात्मक नजरिए से जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने के लिए और उनके निदान के लिए हम सदन की कार्रवाई में भाग लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी विफलताओं के कारण सदन को चलने नहीं देती है। उसके साथ साथ में विपक्ष के द्वारा सबसे प्राथमिक तौर के ऊपर अभी आप देख लीजिए, अभी जो मानसून की स्थिति आ रही है, इस मानसून की स्थिति के अंदर सबसे बड़ी अचरज की बात यह है कि गत मानसून के वक्त 25-26 के दौरान ही जो 1,70,000 किसानों को जो 6,000 करोड़ का मुआवजा अब तक लंबित है, हम मांग करेंगे कि उनको दिया जाए। उसके साथ साथ में जो अभी राजस्थान के अंदर
शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अघोषित पानी बिजली की कटौती हो रही है। हम उस मुद्दे को भी उठाएंगे। उसके साथ साथ में हम ये भी पूछेंगे सरकार से कि आपदा राहत की सरकार के द्वारा अभी क्या प्रबंध किए गए हैं, क्या योजना की गई है, उसमें क्या इन्होंने व्यवस्था करी गई है। उसके साथ साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी 3768 जो सरकार की समिति के द्वारा ही जर्जर स्कूलों के उत्थान के लिए, जीर्णोद्धार के लिए बात करी गई थी, आज उसकी स्टेज क्या है आज आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। बरसात का मौसम सर पे आ गया और अभी तक स्कूलों के अंदर ना तो वैकल्पिक व्यवस्था की गई और ना ही स्कूलों को जीर्णोद्धार किया गया था। उसके साथ साथ में जो यमुना जल समझौते की बात आई थी, तो हम सरकार से ये भी पूछेंगे कि राजस्थान के नागरिकों के साथ ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों किया जा रहा है। हमारे हक का पानी जो 1994 के जो मूल समझौते के अंदर हमारे जो हक का पानी था 1.19 बिलियन क्यूबिक मीटर का हमारा जो हक का पानी था उसको घटा के सरकार ने 577 मिलियन क्यूबिक का कर दिया। तो हमारे हक का पानी क्यों छोड़ दिया। इसके अलावा ईस्टर्न कैनाल जो परियोजना थी उस परियोजना का आज का धरातल पे वो है ही नहीं। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज ERCP आज सिर्फ पेपरों में है और आज आप देख लीजिए राजस्थान के अंदर 22 लाख युवा रोजगार कार्यालय के आंकड़े के अनुसार 22 लाख युवा आज बेरोजगार है। 5 साल में 4 लाख मैं इस पर चेतन जी से जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि विपक्ष ने एक पूरी फेर